है टीयर 1 का, उसका हमने रीजनल हिंदी नहीं पढ़ा था, मतलब जनरल हिंदी तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। जिनके 21 तारीख के पेपर हैं, ये पिछले जितने भी आपके पेपर हुए हैं, चाहे अकाउंटेंट का हो, प्रिंसिपल का हो, टीजीटी पीजी, सबका पढ़ के जाना होगा, तभी आप अच्छा कर ले जाओगे। क्योंकि अभी तक का जो पैटर्न हमने देखा है, क्वेश्चन भले ही अलग हों, मतलब क्वेश्चन अलग हों, लेकिन पैटर्न एकदम सेम है। मतलब अगर इसमें संधि पूछ रहे हैं तो दूसरे वाले में भी संधि पूछ रहे हैं, इसमें जो है समास विग्रह करवा रहे हैं तो दूसरे वाले में भी समास विग्रह करा रहे हैं। तो सेम पैटर्न पे आपको 21 तारीख को भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक तरह से ये 21 तारीख वालों के लिए प्रैक्टिस सेट की तरह है, PUIQ प्रैक्टिस सेट की तरह है। ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, निश्चित रूप से नहीं आएंगे, लेकिन इसके जैसे क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा 21 तारीख का जो आपका पेपर होने वाला। तो चलिए हम लोग रीजनल हिंदी कर लेते हैं। जिन्होंने जनरल हिंदी का अभी तक नहीं देखा है, वो आपको कमेंट में डाल दे रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं। TGT का जनरल हिंदी भी, ये हम रीजनल हिंदी भी देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन का सेट है, बहुत बड़ा वो नहीं है, तो इसको पहले हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, जिसका कोई आकार ना हो, मतलब जिसका कोई आकार ना हो, उसके लिए हमें एक शब्द बताना है। पहला दिया है निराहार, दूसरा दिया है निराकार, तीसरा दिया है निष्काम और चौथा दिया है निर्जन। तो जिसका कोई आकार नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? निराकार। नीर आकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका आकार होता है उसको हम कहते हैं साकार। आकार साकार। निराकार मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं है। निराहार का मतलब होता है निराहार, मतलब बिना आहार के, बिना भोजन के। निष्काम का मतलब होता है निष्काम, मतलब बिना स्वार्थ के, बिना स्वार्थ के अगर कोई काम करता है तो निष्काम कहते हैं। निर्जन का मतलब होता है निजन, मतलब बिना किसी जन के, मतलब जहाँ पे कुछ नहीं है उसको हम निर्जन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा यहाँ पे देख लीजिए कि निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ये एक दिया है, पूरा सेंटेंस दिया है, इसमें 2 जगह पे रिक्त स्थान दिया हो, एक यहाँ एक यहाँ। यहाँ पे हमें इन शब्दों को भरना है कि कौन सबसे सटीक भर रहा है। पहला है कि उसके माता पिता को अपने बच्चों से नहीं थी कि वह उनकी करेंगे। अब हमें ये पूरा सेंटेंस भरना है। उनके मतलब उसके माता पिता को अपने बच्चों से स्वीकृति नहीं थी कि उनकी अस्वीकृति करेंगे। नहीं बन रहा है, स्वीकृति यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है। उसके माता पिता को अपने बच्चों से उपेक्षा नहीं अपेक्षा होनी चाहिए, तो ये भी गलत है। अब अनुभूति, यहाँ उसके माता पिता को अपने बच्चों से अनुभूति नहीं है कि वो उनको अपेक्षा करेंगे, ये भी नहीं बैठ रहा है। तो हमारा लास्ट वाला ही बैठेगा। पहला है कि उनको जो है उसके माता पिता को अपने बच्चों से अपेक्षा, यहाँ पे अपेक्षा भर लीजिए, अपेक्षा नहीं थी कि उनकी क्या करेंगे, उपेक्षा करेंगे। तो पहले आगे आ जाएगा कि उनका जो है उनकी अपेक्षा थी, उनको अपेक्षा ऐसी नहीं थी, उनकी मतलब उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनके बच्चे उनको इग्नोर करेंगे या उनकी उपेक्षा करेंगे। तो राइट आंसर आपको मिल गया। ठीक है, यहाँ पे अब क्वेश्चन दिया पर्यायवाची से, मेघ है। मेघ मतलब क्या होता भाई? मेघ का मतलब होता है बादल। तो मेघ का पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे दिया है विपिन, बिटप, वारी या वारिद। आपको मेघ का यानी बादल का पर्यायवाची आपको बताना है। विपिन का मतलब होता है जंगल, बिटप का मतलब होता है वृक्ष या पौधा या पेड़। वारी का मतलब होता है जल, और वारी में अगर दा लगा दीजिए, वारिद कर दीजिए, तो इसका मतलब होता है वारी को धारण करने वाला, यानी जिसके पास जल है। तो जल किसके पास है? मेघ के पास है या बादल के पास है। तो मेघ या बादल का पर्यायवाची होता है वारिद। याद रखिएगा। ऐसे ही मतलब ये तो पूछेगा नहीं, मतलब इसी में आगे पीछे करके आपके क्वेश्चंस 21 तारीख को बनेंगे ऐसे ही। अब दिया है मुहावरा ये दिया है अकल का दुश्मन। भैया अकल का दुश्मन, मुहावरे का सटीक अर्थ आपको बताना है। अकल का दुश्मन हम किसको कहते हैं? कि बहुत बड़ा अकल का दुश्मन है, ज्ञान का शत्रु है। भाई जो अर्थ होता है वो कभी मुहावरे में वो अर्थ लिया ही नहीं जाता, तीसरा अर्थ ही निकालना होता है हर बार। अब यहाँ पे दिया है कि मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी का मित्र या ईर्ष्यालु व्यक्ति। तो अकल का दुश्मन उस व्यक्ति के लिए कहा जाता है जो मूर्ख होता है। अज्ञानी का मित्र क्या होता है? मित्र कुछ नहीं, शत्रु होना चाहिए। ईर्ष्यालु व्यक्ति का कोई मतलब ही नहीं है, तो अकल का दुश्मन का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति।
मूर्ख है, मतलब कुछ नहीं समझने वाला है, उसके लिए जो होता है अक्ल का दुश्मन प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे दिया गया है संधि विच्छेद से एक क्वेश्चन दिया गया है कि भाई पर्यावरण का संधि विच्छेद कीजिए। आप लोग याद रखिएगा कि इस बार डायरेक्ट ये नहीं पूछा गया कि इसमें कौन सी संधि है, स्वर संधि है कि विसर्ग संधि है कि व्यंजन संधि है। इसी तरह से समास नहीं पूछ रहा है कि इसमें कौन सी समास है। संधि में संधि विच्छेद करा रहा है, समास में समास विग्रह करा रहा है, मतलब तोड़वा रहा है, तोड़ रहा है, तोड़ के बताओ आप। तो आप थोड़ा सा 21 तारीख को इस तरह से तैयारी करके चलना चाहिए आपको। तो पर्यावरण का परिधन वरण, परिधन आवरण, परिधन आवरण या परिधन आवरण। तो हम सभी जानते हैं पर्यावरण का संधि विच्छेद होता है परिधन आवरण। परिधन आवरण क्या है? परि में ई की मात्रा है, आवरण में बड़ा आ है ही है। ई और ए जब मिलते हैं, मतलब ई और आ मिलते हैं तो या हो जाता है। जब या हो जाए तो ये यण संधि है, यण संधि है। और यण संधि किसका एग्जाम्पल है? यहाँ पे दोनों स्वर ही तो हैं, स्वर ही तो है भाई। वर्णमाला में देखोगे तो क्या है, ये वावेल तो है, आ और ई क्या है, स्वर है। तो ये स्वर संधि के एग्जाम्पल हैं। और स्वर संधि में देखें तो यण संधि का एग्जाम्पल है परिधन आवरण बराबर पर्यावरण। ठीक है, दोनों मिल गए, ई मिला और आ मिला तो या हो जाता है। तो या हो गया ना, पर्या या हो गया। अब अगला दिया है कि भाई मेरे, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना, यहाँ पे आपको अर्थ बताना है। रीजनल जो होता है ये रीजनल लैंग्वेज का है, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस जो है जनरल हिंदी में नहीं पूछे गए थे, रीजनल में थोड़ा सा टफ कर दिया गया है, अर्थ से ज़्यादा चीज़ें पूछी गई है। मेरी माता जी को टहलने की आदत है। ठीक है, मेरी माता जी को टहलने की आदत है। अब ये हमें बताना है कि उपयुक्त वाक्य का अर्थ देने वाला वाक्य कौन सा है, मतलब हमें इसका अर्थ बताना कि इसमें से कौन सा अर्थ सबसे ज़्यादा सही है। मेरी माता जी टहलने की आदी हैं। आदि जो होता है निगेटिव सेंटेंस है, वो हम हटा दे रहे हैं। ये आदत भी टहलना जाती है वो अच्छी बात है, आदि है मतलब वो होता है कि निगेटिव सेंस में ज़्यादा लिया जाता है। मेरी माता जी को टहलने का बहुत शौक है, शौक की बात नहीं हो रही है। मेरी माता जी को घूमने की बहुत शौकीन है, यहाँ पे भी शौक और शौकीन की बात ही नहीं हो रही है। मेरी माता जी टहलना पसंद करती हैं, तो यहाँ पसंद की बात हो रही है। उनको जो सबसे सटीक बैठ रहा है, वो सबसे जो सटीक बैठ रहा है वो है कि मेरी माता जी टहलना पसंद करती हैं। ना निगेटिव है ना कोई ऐसी चीज़ है, सही चीज़ आ रहा है। सबसे सटीक आंसर मुझे यही लग रहा है इसमें। अब हम बात करते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, किसकी वर्तनी सही है। अभिव्यक्ति यहाँ दिया गया है, ऐसे ही क्वेश्चन जनरल हिंदी में थे, मतलब एक ही शब्द दे रहे हैं, उसी में पूछ रहे हैं कि कौन सा सही है, मतलब सब ये अभिव्यक्ति ही लिखा है, लेकिन अभिव्यक्ति की सही स्पेलिंग या सही वर्तनी क्या होती है हमसे पूछा जा रहा है। हम सभी जानते हैं अभिव्यक्ति जो होते अभि धन व्यक्ति, अभिव्यक्ति सही है। ठीक है, हमने पता कर लिया। इसी तरह से आप 21 तारीख की तैयारी करिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जनरल हिंदी में भी पूछा गया था, मतलब कामा लगाना है, मतलब आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। विराम चिन्ह कैसे प्रयोग करोगे, ये दिया है लाइन की प्रभावशाली वक्तव्य देने के लिए अनुभव, ज्ञान और समझ की आवश्यकता है। उपयुक्त वाक्य के लिए सही विराम चिन्हों का चयन कीजिए। तो पहले कहीं पे जो होता है आप जो है फुल स्टॉप लगाओ, मतलब पूर्ण विराम लगाओ, फिर क्वेश्चन, ये नहीं है, एक ही सेंटेंस है पूरा। दूसरा है कि भाई सेमी कॉलन लगा दो, अर्धविराम लगा दो, उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दो। तो विस्मयादि बोधक की कहीं बात ही नहीं है, कोई सरप्राइज है ही नहीं इसमें, सरप्राइज एलिमेंट की हम ऐसी कोई बात लगाएं जिसमें ऐसी चीज़ लिखी हो। कामा लगाइए, मतलब कामा लगाइए और फुल स्टॉप लगा दीजिए। कामा लगाइए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्वेश्चन कहीं यहाँ पे पूछा जा रहा है, नहीं क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन हटा दीजिए। हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। मतलब ये कामा कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। अनुभव के बाद कामा, ज्ञान और समझ की आवश्यकता है, मतलब यहाँ पे फुल स्टॉप। सही है, देख लीजिए कहीं और कहीं कुछ लग रहा है। प्रभावशाली वक्तव्य देने के लिए अनुभव, एक कामा, ज्ञान और समझ की आवश्यकता है, फुल स्टॉप। तो राइट आंसर आपका ये है। ऐसे ही आपको वहाँ पे भी लगा के एक बार चेक कर लेना है। ये देख लीजिए, एक दे दिया है यहाँ पे, मतलब कहाँ से उठा के दिया है, इसका अर्थ आपको बताना है कि चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूर्ति, चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूर्ति, उर्बिच आन अड़ी। तो ये जो अंडरलाइन वाला पोर्शन है इसका हमें अर्थ बताना है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे जनरल हिंदी में नहीं पूछे जाएंगे, घबराइए नहीं, बस खाली थोड़ा सा समझ के लिए आप पढ़ लीजिए। क्योंकि ये रीजनल लैंग्वेज का है, तो रीजनल लैंग्वेज के तहत हिंदी है, तो इसमें थोड़ा सा टफ रहता है। मतलब इसमें अर्थ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, शब्द पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। चित्त मतलब होता है मन, चढ़ी मतलब चढ़ गई, मेरे मतलब मेरे, माधुरी मतलब मधुर,
मूर्ति मतलब मूरत, किसी की जो है माधुरी मूरत थी, किसी की बहुत अच्छी मूर्ति थी, उसका जो है जो मूरत थी वो हमारे चित्त पे चढ़ गई। पहला लाइन हो गया, इसका हमें बताना ही नहीं, हमें बताना है उर्विच आन अड़ी, मतलब वो हृदय में, उर्विच मतलब होता है हृदय में, आन अड़ी, अड़ी मतलब फंस गई, मतलब उसकी जो माधुरी मूरत थी वो हमारे चित्त चढ़ गई और हमारे हृदय में फंस गई। तो जहाँ पे आपको ऐसा शब्द मिले वही आपका सही हो जाएगा। ऊर्जा क्षीण हो गई, कोई मतलब नहीं है, कोई प्रकाश नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आकाश प्रकाश की बात नहीं हो रही, कोई रुचि नहीं रह गई, ये भी नहीं है, हृदय में फंस गई, बात सही है, हृदय में फंस गई। अब हमारा आ गया अंतिम क्वेश्चन, ये है, ये भी मुहावरे से जुड़ा हुआ। चलिए मुहावरा देख लेते हैं, और क्या मुहावरा यूज करोगे। इसमें मुहावरा डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, इसमें ये पूछ रहा है कि हमें विश्वास था कि वह समाज सेवी भूकंप पीड़ितों के लिए धन देंगे, परंतु उन्होंने सहायता के नाम पे क्या दिखा दिया। सहायता के नाम पे आग में घी डालना मतलब होता है कि गुस्से को और ज़्यादा भड़का देना, लड़ाई को और ज़्यादा बढ़ा देना। तो उसके लिए हम यूज करते हैं कि आग में घी डालना मतलब क्रोध को और क्रोध बढ़ा देना। आंखें बिछाने का मतलब होता है आदर से किसी का इंतजार करना या आदर से सम्मानपूर्वक, मतलब आदर करने के लिए ही इसका इस्तेमाल होता है कि उन्होंने उनके सम्मान में आंखें बिछा दी। फिर अंगूठा दिखा दिया, सही बात है, मतलब समाज सेवी थे, हमें विश्वास था कि हम ये समाज सेवी हैं और हम भूकंप पीड़ितों के लिए धन हमें देंगे, लेकिन उन्होंने हमें अंगूठा दिखा दिया। मतलब अंगूठा दिखाने का मतलब हो गया कि मना कर दिया, कुछ नहीं दिया। बाल की खाल निकालना मतलब होता है कि भाई किसी चीज़ की मतलब बहुत ज़्यादा उधेड़ करना, बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल करना, उसके लिए यूज़ होता है। तो 4 हमने क्या भी पढ़ लिए, मुहावरे भी पढ़ लिए। आग में घी डालना मतलब गुस्से को और भड़का देना, किसी और चीज़ को और आगे बढ़ा देना। आंखें बिछाना मतलब सम्मानपूर्वक किसी को बुलाना। अंगूठा दिखाना मतलब होता है मना कर देना, इनकार कर देना। बाल की खाल निकालना मतलब किसी चीज़ में अनावश्यक उधेड़-बुन कराना। तो ये हमने जो होता है टीजीटी रीजनल लैंग्वेज में जो हिंदी था उसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम एक बार सारे, क्योंकि आपका संडे को पेपर है, तो हम एक बार सारा जितना ये हुआ है उसको एक कंपाइल करके मैराथन क्लास के रूप में भी आपको बता देंगे।